हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेकराज, जहां हम आप सबको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ साइंटिफिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साइंस की फील्ड में आ रही न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, लेज़र्स तो आप सब ने नाम सुना ही होगा और आजकल आप जानते नहीं कि मतलब आप कोई भी यूज़ कर लीजिए इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट कर लीजिए यूज़, आप लेज़र से घिरे हुए हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब वो लेज़र कैसे बनती है, उसका इंटरनल डिज़ाइन क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे वो काम करती है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करती है, वो सारी चीज़ें हम आज आपके वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेशन देने वाली भी, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि लेज़र क्या होती है। लेज़र एक बेसिकली एक वो लाइट सोर्स होती है जो कि मोनोक्रोमेटिक या फिर कोहेरेंट लाइट को जनरेट करती है ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन के प्रोसेस से। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब दोस्तों, हम लेज़र के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक। जी हाँ, लेज़र की जो वेवलेंथ होती है वो सिंगल होती है, वही उसको मोनोक्रोमेटिक बनाती है। फिर आती है डायरेक्टिविटी, हाईली डायरेक्टिविटी, यानी कि किसी अदर लाइट सोर्स से आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा डायरेक्शनल होती है, क्योंकि जो अदर लाइट सोर्स होते हैं वो कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होते हैं, बेसिकली डाइवर्ज होना स्टार्ट कर देते हैं, बट लेज़र बहुत ही प्रिसाइज और डायरेक्शनल होती है। दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी, कोहेरेंस। कोहेरेंस बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो भी फोटोन्स जनरेट होते हैं, ठीक है, जो भी आपके लेज़र के अंदर जो फोटोन जनरेट होते हैं वो सारे एक फेज़ में होते हैं, इसीलिए बेसिकली इसको कोहेरेंट लाइट सोर्स कहा जाता है। हाईली इंटेंसिटी, जैसे कि हमने आपको बताया कि लेज़र बहुत ही डायरेक्शनल होती है ड्यू टू इस फोटोन्स जो कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इसकी डायरेक्शनलिटी बहुत ही हाई होती है। अब डायरेक्शनलिटी हाई होने की वजह से क्या होता है, ये छोटे से एरिया पे फोकस करती है, इसलिए अगर आप कंपेयर कैसे करें किसी अदर लाइट सोर्स से तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी हाई होती है। फ्रेंड्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही डिपेंड होता है कि ये लेज़र की क्या एप्लीकेशन होगी, किस फील्ड में यूज़ होगी, या फिर उसको कैसे यूज़ करना है, क्या उससे आइटम डेवलप करना है, तो वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। अब लेज़र के इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो सन 1917 में पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी का खोज की थी, जो कि थी स्टिमुलेटेड एमिशन, थ्योरी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। उसमें बेसिकली यही जो वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ करती है कोई भी लेज़र, यानी कि लेज़र का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। फिर 1960 में पहली बार रूबी लेज़र बनी थी। फिर 1961 में दोस्तों जो लेज़र बनी थी वो हीलियम नियॉन लेज़र, फिर ग्लास लेज़र, 1962 में सेमीकंडक्टर लेज़र, फिर जैसे कि लेज़र्स बनती ही गई आगे, अब कभी ये सिलसिला रुका ही नहीं। 1963 में आर्गन लेज़र, 1964 में CO2 लेज़र, फिर दोस्तों आगे 1966 में डाई लेज़र, पिको सेकंड लेज़र, 1970 में एक्साइमर लेज़र, 1981 में फेमटो सेकंड लेज़र, और आज भी बनती जा रही हैं लेज़र्स। दोस्तों, अब हमने अभी अभी पढ़ा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। तो वो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको 3 एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं, E1, E2, E3। अब दोस्तों, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी लेवल पर होता है तो उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स या फिर एनर्जी से उसको स्ट्राइक किया जाता है और वह E3 पर भेजा जाता है उसको, ठीक है। अब कोई इंसिडेंट फोटोन जब उससे फोर्सफुली टकराता है और उसे फोर्सफुली नीचे भेजने की, यानी कि E3 से E1 पर नीचे भेजने की कोशिश करता है, तब जब वो एटम नीचे जाता है तो बेसिकली क्या करता है, 2 फोटोन्स जनरेट करता है। कैसे फोटोन्स होते हैं वो, बेसिकली जो इंसिडेंट फोटोन होता है उसी के सिमिलर फ्रीक्वेंसी और फेज़ के फोटोन जनरेट करता है। तो बेसिकली ऐसे ही क्या होता है, फोटोन जनरेट होते रहते हैं और एक लेज़र फॉर्म, यानी कि एक लेज़र जो वेव होती है वो फॉर्म हो जाती है। अब हमने आपको बताया था कि लेज़र बहुत ही हाईली डायरेक्शनल होती है, कोहेरेंट होती है। डायरेक्शनल कैसे होगी, क्योंकि वो जो फोटोन जनरेट हो रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और जो फोटोन जनरेट हो रहे हैं वो सेम फेज़ के हो रहे हैं, तो बेसिकली इसलिए कोहेरेंट भी होगी। वो मोनोक्रोमेटिक इसलिए होगी क्योंकि वो सिंगल फ्रीक्वेंसी के, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, इसलिए मोनोक्रोमेटिक भी हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं लेज़र के इंटरनल डिज़ाइन के बारे में। बेसिकली इसके इंटरनल डिज़ाइन क्या होता है, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से लेज़र बनती है या फिर लेज़र निकलती है बाहर। सबसे पहले गेन मीडियम इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ एटम्स, जहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस
होता है वही बेसिकली गेन मीडियम होता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट या फिर लिक्विड, गैस, सेमीकंडक्टर या फिर कोई भी एज ए गेन मीडियम हो सकता है। और गेन मीडियम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि दोस्तों लेज़र किस टाइप की होगी। नेक्स्ट आता है पंपिंग सोर्स या फिर एनर्जी सोर्स। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी सोर्स बेसिकली क्या करता है, गेन मीडियम को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि उसको पंप करती है बेसिकली। अब ये किसी भी टाइप की हो सकती है, ऑप्टिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, या फिर केमिकल एनर्जी भी हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टोटल रिफ्लेक्टर और पार्शियल रिफ्लेक्टर। जी हाँ दोस्तों, अब जो गेन मीडियम से जो फोटोन जनरेट होते हैं वो टोटल रिफ्लेक्टर और पार्शियल रिफ्लेक्टर के बीच में ट्रेवल करते हैं। पार्शियल रिफ्लेक्टर से कुछ फोटोन्स पास हो जाते हैं लेज़र बीम और एक लेज़र बीम फॉर्म कर लेते हैं, और कुछ फोटोन्स स्ट्राइक होकर गेन मीडियम के थ्रू वापस चले जाते हैं टोटल रिफ्लेक्टर में। अब जो गेन मीडियम के थ्रू जा रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है स्टिमुलेटेड एमिशन को और बढ़ाएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो और बढ़ जाएगा। फिर टोटल रिफ्लेक्टर से 100% फोटोन्स वापस स्ट्राइक होकर आते हैं गेन मीडियम के थ्रू, दोबारा मल्टीप्लिकेशन करके फिर पार्शियल रिफ्लेक्टर से निकलते हैं। इसी तरीके से लेज़र की पावर बढ़ती जाती है और बेसिकली लेज़र बीम फॉर्म होती जाती है और मल्टीप्लिकेशन भी चलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब देखें तो बेसिकली अब अगर आप जानना चाहेंगे दोस्तों कि अब जैसे कि लेज़र बहुत सारे टाइप के हमने बताई, सॉलिड स्टेट लेज़र, गैस लेज़र। अब देखिए दोस्तों, लेज़र किसी भी टाइप को हो उसका इंटरनल डिज़ाइन ये सेम ही रहता है, जस्ट पंपिंग सोर्स या फिर गेन मीडियम, ये दो चीज़ें ही चेंज होती हैं। और दोस्तों जो गेन मीडियम होता है और हाँ एक चीज़ और दोस्तों, जो टोटल रिफ्लेक्टर और जो पार्शियल रिफ्लेक्टर के बीच में जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो सेटअप है, उसके हम बेसिकली ऑप्टिकल रेजोनेटर भी कह सकते हैं। और जो गेन मीडियम और ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है वही डिफाइन करते हैं कि लेज़र की वेवलेंथ क्या होगी और उसकी पावर क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, अब लेज़र को बेसिकली 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, या फिर 4 हिस्सों में, या फिर 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि उसके गेन मीडियम के ऊपर डिपेंड होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला टाइप है सॉलिड स्टेट लेज़र। सॉलिड स्टेट लेज़र क्या करती है, एक सॉलिड को एज ए गेन मीडियम लेती है। सॉलिड यानी कि ग्लास या फिर क्रिस्टलाइन मटेरियल को एज ए गेन मीडियम लेती है, और उसके अंदर जो पंपिंग सोर्स होता है वो बेसिकली लाइट सोर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, अब जो पंपिंग सोर्स मैंने आपको बता ही दिया लाइट सोर्स होता है। उसके बाद बेसिकली जो सबसे पहली सॉलिड स्टेट लेज़र बनी थी वो रूबी लेज़र थी, जिसके अंदर रूबी क्रिस्टल का यूज़ हुआ था, और पंपिंग सोर्स जो था वो फ्लैश ट्यूब था। दोस्तों अगली लेज़र है गैस लेज़र, जिसमें मीडियम क्या होता है, गैस होता है, जो कि कुछ भी हो सकता है, CO2 एन हीलियम नियॉन या फिर CO। तो और उसके अंदर जो गेन मीडियम होता है, या सॉरी जो पंपिंग सोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि DC करंट। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने हीलियम नियॉन एज ए गेन मीडियम यूज़ कर लिया तो वो हीलियम नियॉन लेज़र कहलाती है। अब जो गैस लेज़र होती है बेसिकली क्या करती है, NIR रीजन के अंदर वेवलेट जनरेट करती है, और वो कितनी होती है, नियर अबाउट 1150 नैनोमीटर या फिर 1064 नैनोमीटर के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो लेज़र होती है या फिर मीडियम होता है वो होता है लिक्विड लेज़र। जी हाँ दोस्तों, जिसमें लिक्विड एज ए गेन मीडियम यूज़ होता है, और जो पंपिंग सोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, कोई लाइट सोर्स होता है। ठीक है, अब डाई लेज़र भी लिक्विड लेज़र का एक एग्जांपल है, जहाँ जो कि क्या करता है, UV और NIR वेवलेंथ को जनरेट करता है। जी हाँ दोस्तों, अगला हम लेज़र पे बढ़ते हैं, जो कि बेसिकली सेमीकंडक्टर लेज़र होती है, जो कि क्या यूज़ करती है, एज ए गेन मीडियम को यूज़ करती है PN जंक्शन डायोड या फिर कोई सेमीकंडक्टर। जी हाँ दोस्तों, अब यह दोस्तों जो सेमीकंडक्टर लेज़र होती है सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली लेज़र है। ये बहुत ही सस्ती मिलती है, छोटी होती है साइज़ में, और आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स घर में यूज़ करते हैं मोस्टली हर इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सेमीकंडक्टर लेज़र मिल सकती है। इसे लेज़र डायोड्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है, बहुत कम एनर्जी इनपुट लेती है, यानी कि जो पंपिंग सोर्स होता है उसको बहुत ही कम चाहिए होता है। तो ये सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली लेज़र है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं कुछ लेज़र की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, किस किस फील्ड में यह यूज़ कर सकते हैं हम बेसिकली। तो लेज़र तो आप दोस्तों देखोगे तो हर फील्ड में यूज़ कर सकती है। अगर आप अपने आसपास देखोगे, घर के आसपास देखोगे या घर में देखोगे, तो लेज़र हर जगह है, जैसे कि DVD प्लेयर्स में, ठीक है, प्रिंटर्स में, स्कैनर्स में, मेटल कटिंग में, बारकोड स्कैनर्स में, सर्जरी में, आई ट्रीटमेंट में, डॉक्टर्स वगैरह हर कोई यूज़ कर रहा है इसको। मिलिट्री, डिफेंस, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, हर जगह ये लेज़र यूज़ हो रही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में,
तो कुछ एप्लीकेशंस के बारे में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं, जैसे कि डेली एप्लीकेशंस में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि लेज़र प्रिंटर्स, जी हाँ, आजकल दोस्तों प्रिंटर्स लेज़र्स के आ रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, अब प्रिंटिंग बहुत बढ़िया हो रही है और बेसिकली क्या होती है, एफिशिएंसी हाई होती है। जो आपके जो वर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं उनकी मतलब जो फॉर्मेटिंग होती है और बेटर हो जाती है। उसके बाद बारकोड स्कैनर, जी हाँ, आपने शॉपिंग मॉल्स वगैरह देखा ही होगा, बारकोड स्कैनर, जो कि बेसिकली आपको आप कंप्यूटर में मैनुअली बिल डालने की ज़रूरत नहीं होती है, स्कैनर लगा देते हैं और ये ऑटोमेटिकली प्राइस आपका डिटेक्ट करके बिल जनरेट कर देता है। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों आगे आते हैं प्रोसेसिंग, यानी कि डीवीडीज़ और सीडीज़ के अंदर क्या होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन राइट करनी होती है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, ये लेज़र्स ही यूज़ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दोस्तों इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, फोटोलिथोग्राफी, इन सब के लिए। अब इंडस्ट्री में इसको क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, बेसिकली लेज़र क्या होती है, बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट करती है। और इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, रॉ मटेरियल वेस्ट ना हो, यानी कि स्क्रैप वेस्ट ना हो, तो इसी के लिए लेज़र को यूज़ किया जाता है कटिंग के लिए, ताकि कम से कम रॉ मटेरियल वेस्ट हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज होती है, जैसे कि मैंने बताया। अब दोस्तों इसको साइंटिफिक फील्ड में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ में। दोस्तों हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमारा जो वीडियो है उसको नहीं देखा है, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक फील्ड के बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों, हम मेडिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि लेज़र सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, आजकल सर्जरी जो हो रही है वो भी लेज़र से ही हो रही है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आई ट्रीटमेंट में भी वही यूज़ हो रही है, घाव भरने के लिए भी लेज़र को यूज़ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पेन रिलीफ करने के लिए लेज़र को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्किन ट्रीटमेंट के लिए, जो किडनी के अंदर स्टोन्स होते हैं, जब पथरी बोलते हैं हम उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हम दोस्तों कुछ पढ़ते हैं साइंटिफिक उसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे, तो उसको ज़रूर जाके देखें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, और भी डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज़ होता है, बेसिकली लिडार में आप यूज़ कर सकते हैं लेज़र को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टडी करने में लेज़र को बेसिकली एटम कूलिंग करने के लिए, माइक्रोस्कोपिक एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकता है। दोस्तों इसका एक मेन जो आप देख सकते हैं कि मतलब डिफेंस में भी यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो डिफेंस में कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, डिफेंस में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि टारगेट फाइंडिंग के लिए लेज़र रेंज फाइंडर्स यूज़ होते हैं। तो ऐसे डिफेंस में भी एक इम्पॉर्टेंट और डोमिनेटेड रोल बना लिया है लेज़र ने। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो बेसिकली हमारे जो चैनल है टेकराज, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों बिल्कुल सेफ़ रहिए, जो लॉकडाउन का सिचुएशन चल रही है या फिर कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है उसमें सेफ़ रहिए, अपने परिवार को सेफ़ रखिए और बिल्कुल सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।